हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर मेटल और नॉन मेटल के एमसीक्यू के क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। अब जो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट से उठाया हुआ। जैसा कि आपको पता है TTS में आपका क्या होता है, 9 PM पे क्या होता है, टेस्ट होता है। और उसी टेस्ट के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, जब आप टेस्ट दे देते हैं तो आपको पता है कि आपको आपके मार्क्स बता दिए जाते हैं। आपको क्या किया थे, आपके मार्क्स बता दिए जाते हैं। एंड मार्क्स के बाद उन्हीं क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ, अगले दिन आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि अगर आपने कहीं पर कोई गलती की हुई है तो अपनी गलती को एग्जाम में जाने से पहले क्या कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सही कर पाएँ। और इन क्वेश्चंस के अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एडिशनल बताता हूँ, ताकि आपका नॉलेज इस चैप्टर में क्या हो जाए, थोड़ा और अच्छा हो जाए। ओके, तो दो फायदे हैं। पहला तो आप इस चैप्टर को टेस्ट दे रहे हैं, और टेस्ट के साथ साथ आप इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देखने से क्या कर रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप पहली बार वीडियो क्यों देख रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि आपको टेस्ट में ज्वाइन कैसे करना है। तो टेस्ट में ज्वाइन कैसे करना है, तो उसके लिए मैं बता दूं, आपको 89573867 पे क्या करना है, मैसेज कर देना। एक बार नंबर मैं फिर से बता देता हूँ, 89573867 पे आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, अपना क्लास लिख करके और अपना नाम लिख करके, ताकि मैं आपको क्या प्रोसीजर क्या है मैं आपको अच्छे से बता सकूं। चलिए, तो अब हम आगे के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो आप इस पर मैसेज करिएगा, मैं आपको सारी प्रोसीजर क्या करूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। ओके, आपका क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ? अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग विच वन इज द एनोड एंड विच वन इज कैथोड। चेक करिएगा क्या बोला गया, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, कैसी रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कौन एनोड का काम करता है। चेक करिएगा कौन एनोड का काम करता है और कौन कैथोड का काम करता है। तो आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, प्योर मेटल इज द एनोड एंड इम्प्योर मेटल इज द कैथोड, और इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड एंड प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड। तो यही आपका ऑप्शन होगा, क्या है, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। क्या है, इम्प्योर मेटल जो होते हैं यह किसके बने होते हैं, एनोड के बने होते हैं, जबकि प्योर मेटल किसके बने होते हैं, कैथोड के बने होते हैं। फिर से देख लिए, क्वेश्चन अच्छा है। क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कौन सा कौन सी चीज़ एनोड की बनी होती है और कौन एनोड की बनी कैथोड की बनी होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो इम्प्योर मेटल होते हैं यह एनोड के बने होते हैं, और जो प्योर मेटल होते हैं किसके होते हैं, कैथोड के बने होते हैं। ओके, अब यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट स्किल लेना है तो सोल्यूशन की शॉर्ट स्किल ले सकते हैं आप यहाँ से। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम transfers one electron to chlorine to attain the configuration of which noble gas। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके, कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड दिया हुआ, फार्मूला क्या है, NaCl है। ओके, तो जो सोडियम क्लोराइड है इसके फॉर्मेशन में जो सोडियम है यह क्लोराइड को अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। कितना, कौन सा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अपने ऊपर +1 का चार्ज क्रिएट करता है। यस है ना, +1 का चार्ज क्रिएट करता है। तो +1 का चार्ज क्रिएट करने के बाद यह किस नोबल गैस की तरह बन जाता है। क्या दिया हुआ, आर्गन, किसकी तरह, आर्गन की तरह, आर्गन दिया हुआ। ये दिया हुआ नियॉन, आर्गन, हीलियम, और उसके बाद कौन सा दिया हुआ, क्रिप्टन दिया हुआ। तो मैं आपको अच्छे से समझा दूं, देखिए इधर क्या दिया हुआ, सोडियम दिया हुआ, सोडियम दिया हुआ, एटॉमिक नंबर कितना, 11, K L M और N। ओके, 2 8 और 1। अब आपको बता दूं, यही इलेक्ट्रॉन किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, और निकालने के बाद अब यहाँ कितने हो जाएंगे, +1, और इसके पास क्या बचेंगे, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 इन द सेंस क्या होता है, 10, और 10 एटॉमिक नंबर किस नोबल गैस का होता है, नियॉन का होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। यानी कि जो सोडियम है आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद किस नोबल गैस की तरह हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो सोडियम है यह नियॉन की तरह हो जाता है। +1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद किसकी तरह हो जाता है, नियॉन की तरह हो जाता है। नियॉन जो होता है एटॉमिक नंबर 10, नोबल गैस है, स्टेबल होता है। और सोडियम भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और इसके बदले इसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, आपको मैं अच्छे से समझा दूँ, अच्छे से समझा दिया हालांकि,
फिर से देख सकते हैं, तो Na+ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Ne 10, और ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। दिमाग में गया कि नहीं गया? यस, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, शॉर्ट स्केल ले लीजिए, वही बात मैंने आपको क्या कर दिया, समझा दिया। अगर आपको शॉर्ट स्केल लेना तो यहाँ से ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ से, हीटिंग ऑफ कंसनट्रेटेड ओर, चेक करिएगा, कंसनट्रेटेड ओर्स को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, चेक करिएगा, एब्सेंस ऑफ एयर फॉर कन्वर्जन इन टू द ऑक्साइड ओर्स इज नोन एज, क्या दिया हुआ, और रोस्टिंग दिया हुआ, कैल्सिनेशन दिया हुआ, रिडक्शन दिया हुआ है, और नन ऑफ दिस दिया हुआ। तो क्या ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्या होगा, कैल्सिनेशन होगा। यानी कि याद रखिएगा, किसी भी ऑक्साइड ओर को क्या किया जाता है, उसकी क्या कराई जाती है, एयर के अब्सेंस में जो रिएक्शन कराई जाती है उसका क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी मेटल कार्बोनेट ओर्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट जैसे जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब का क्या होता है, इन सब का कैल्सिनेशन होता है। क्या होता है, कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन किसकी अब्सेंस में होता है, एयर की अब्सेंस में होता है। यहाँ पर एयर की नीड नहीं होती है। जबकि रोस्टिंग के बारे में आपको बता दूं, जो रोस्टिंग होता है डियर स्टूडेंट, जो रोस्टिंग होता है ये क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में होता है बेटा। किसकी प्रेजेंस में होता है, एयर की प्रेजेंस में होता है। अच्छा, रोस्टिंग होता किसका है, किस तरह के ओर्स का, तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मेटल सल्फाइड ओर का, जैसे जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ईटीसी। यानी कि जहाँ पर भी आपको सल्फाइड ओर्स दिखे, क्या होगा, रोस्टिंग होगा, और यहाँ एयर की प्रेजेंस होगी और इसे हीट किया जाएगा। और जहाँ पर भी कैल्शियम और कैल्सिनेशन ओर्स दिखे तो समझ जाएंगे कार्बोनेट ओर, ठीक है। सी यहाँ दिया है, सी फॉर कार्बोनेट भी बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कार्बोनेट, जहाँ से सी कैल्सिनेशन कार्बोनेट, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, कैल्सिनेशन में क्या होना चाहिए, कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। अब याद हो जाएगा, वेरी गुड। कैल्सिनेशन में एयर की प्रेजेंस होती है क्या, नहीं। चलिए सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए, वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको क्या की हैं, समझाई हैं। अगर आपको शॉर्ट स्किन लेना तो यहाँ से शॉर्ट स्किन ले लीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, चेक करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मजा आ जाएगा आपको। क्या दिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3, क्या दिया हुआ, MgCO3 दिया हुआ। तो कहा जा रहा है कि सॉलिड में की जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी सही है, यह कैसा है, नॉन पोलर कोवैलेंट सब्सटेंस है, नॉन पोलर कोवैलेंट सब्सटेंस है, पोलर कोवैलेंट सब्सटेंस है, उसके बाद आगे देखिएगा आयनिक सब्सटेंस है, या मेटेलिक सब्सटेंस है। तो अब है क्या बेटा, क्या दिया हुआ, मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ। क्या दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आपको मैं बता दूं, जो मैग्नीशियम है क्या है, Mg+2, और जो CO है, आप ऐसे लिख लीजिए, MgCO3 दिया हुआ, तो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, Mg+2 और CO3-2, ओके। यह क्या है, मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक कहलाता है। क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाता है, उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और आयनिक कंपाउंड ही क्या है, आयनिक सब्सटेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आयनिक कंपाउंड ही क्या है, आयनिक सब्सटेंस है। कंफ्यूज तो नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप शॉर्ट स्किन ले सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3 इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड दैट इज डिसोसिएटेड इनटू Mg+2। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखते हैं। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg+2 इज Mg+2 इज ग्रेटर देन Mg+ इज मोर देन Mg+3, मोर देन दैट ऑफ Na+, ओके। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या दिया हुआ, यहाँ से समझिएगा, Mg+2 दिया हुआ, Mg+2 की हाइड्रेशन एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी कह रहा है कि Mg+2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, Mg+2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, यहाँ कह रहा है कि ग्रेटर देन Mg+3 है, मोर देन Na+2 है। तो आपको मैं बता दूं, जिसके पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा
जिसके पास, ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये कोई जोड़ नहीं है कि यही ऑप्शन आपके दिमाग में आ जाए, आपके यहाँ आए, तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? जिसके पास चार्ज ज़्यादा होता है। चेक कर लो, आपको मैंने ट्रिक बता दिया, जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब आप समझ लीजिए, Mg+2 दिया हुआ, Mg+3 दिया, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है? तो आपको पता है जिसका चार्ज ज़्यादा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? Mg+2 में और Na+2 में हाइड्रेशन एनर्जी किसका है? जिसका चार्ज ज़्यादा है। कितने अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए, Mg+2 और Al+3 में किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है? जिसकी चार्ज ज़्यादा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। Mg+2 की हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज़्यादा है? तो भैया सिर्फ किससे ज़्यादा है? Na+ से ज़्यादा है। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? यहाँ से आप शॉर्ट स्केल लेना चाहें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन ऑन द चार्ज ऑफ द आयनिक ion. Higher the hydration energy, greater is the greater is the hydration, greater the hydration energy, charge is considered first form of the, ठीक है, कंप्लीट। ये देख लीजिएगा क्या है, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिट गया है, बाकी तो कहानी तो मैंने आपको समझाई दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ बेस्ट, क्या दिया हुआ? सिनेबर दिया हुआ। सिनेबर क्या दिया हुआ? सिनेबर इज़ द ओर ऑफ। अच्छा, इस तरह का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और से रिलेटेड याद रखिएगा, और से रिलेटेड क्वेश्चन तो इस तरह का आता ही है। सिनेबर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से कॉपर पायराइट के भी पूछ लिया था, कॉपर पायराइट में कौन किसका और होता है, ठीक है, ग्लांस किसका और होता है, कॉपर ग्लांस किसका और होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में मल्टीपल चॉइस का आता ही आता है। तो सिनेबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ? सिनेबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ? सिनेबर दिया हुआ। तो सिनेबर किसका और होता है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, सिनेबर वाला क्वेश्चन क्या है? अच्छा है। तो सिनेबर जो होता है ये Hg का और होता है। प्यारे बच्चों, किसका और होता है? सिनेबर जो होता है Hg का और होता है। बोलोगे तो नहीं, सिनेबर किसका और होता है? फिर से बताओ, सिनेबर किसका और होता है? Hg का और होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस बहुत लंबे समय तक रहें, ऑप्शंस लंबे तक समय तक रहें, तो आप कमेंट में आंसर्स लिखते जाइए। जैसे मैंने बोला, सिनेबर किसका और होता है? Hg का होता है। सिनेबर किसका और होता है? Hg। Hg क्या है? मरकरी है। क्या है? मरकरी। Hg इकलौता मेटल है, इकलौता मेटल है, आपको पता है मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा है। इकलौता मेटल, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर सारे मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। बट मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। सॉरी, जो लो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, मुझे पता है आपको आ गया होगा। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या दिया हुआ? सिनेबर क्या दिया हुआ? सिनेबर इज द मोस्ट कॉमन एंड इट इज़ द चीफ ओर ऑफ द मरकरी विद द फार्मूला HgS। अच्छा देखो, ये कैसा ओर है? सल्फाइड ओर है। कैसा ओर है? सल्फाइड ओर। अब तुम्हारे दिमाग की दही कर दें? बिल्कुल कर देते हैं। बताओ, इसका कैल्सिनेशन होगा या रोस्टिंग होगा? फट से कमेंट करके तुरंत आप लिखो कि इसका क्या होगा। HgS दिया हुआ, तो HgS का क्या होगा? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? बेवकूफ़ बच्चों, अभी भी नहीं आंसर किया? जल्दी करो, कमेंट में जल्दी करो कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, मुझे पता है आप लोग सही करोगे। यहाँ क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेवकूफ़ क्वेश्चन है। क्या है? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, देखो क्या दिया हुआ, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं जो, चेक करिएगा, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉरी, आयनिक कंपाउंड है, कैसे कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, कह रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है? तो याद रखिएगा, यह कैसा है? फॉल्स है। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? नहीं, गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, मजा आएगा आपको। एक्सप्लेनेशन अच्छे से इसको लिख लीजिएगा या दिमाग में बिठा लीजिए। लाइक डिजॉल्विंग, डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा मतलब है इसका। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड्स। ये वर्ड बड़ा अच्छा है, याद रखिएगा, ये वर्ड बड़ा अच्छा है। लाइक डिजॉल्व बाई लाइक, इसका मतलब क्या होता है? जैसा कंपाउंड उसी तरह से, उसी तरह के सॉल्वेंट में क्या होगा? वो डिजॉल्व होगा। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, डिजॉल्व्स लाइक, डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि जैसा सॉल्वेंट, जैसा कंपाउंड उसी तरह के सॉल्वेंट में क्या होगा? डिजॉल्व होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब क्या हो गया? जैसा जैसा कंपाउंड होगा उसी तरह के सॉल्वेंट में क्या होगा? डिजॉल्व होगा। कहने का क्या मतलब है? अगर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर पोलर कंपाउंड है, कैसा है? पोलर है, चेक करिएगा, पोलर कंपाउंड है
तो पोलर कंपाउंड में क्या हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट कंपाउंड में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। फिलहाल अब ये समझ में आ गया होगा आपको, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, हो गया कि नहीं हो गया। पोलर कंपाउंड्स कहाँ सॉल्वेंट, पोलर कंपाउंड जो है कहाँ सॉल्युबल है, पोलर सॉल्वेंट में है। उसके बाद देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट कहाँ है, कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, फिर उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन हायर पोलर, वाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर। सो 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 इन ionic compound, so ionic compounds are not soluble in organic solvent, organic solvent। ओके, अब तो दिमाग में बैठ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऊपर वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डज नॉट अकर, कौन सी रिएक्शन नहीं पाई जाएगी। ओके, Fe प्लस 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस रिएक्शन, उसके बाद Cl2 गोज टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ F माइनस आयन, और यह क्या हो गया, यह आयंस के फॉर्म में टू चेंज हो गया और यह F2 हो गया। तो ये रिएक्शन पाई जाएगी, यह रिएक्शन पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी, यह रिएक्शन नहीं पाई जाएगी, जबकि बाकी रिएक्शन क्या है, पाई जाएंगी, यह रिएक्शन नहीं पाई जाएगी। ओके, यहाँ से एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा, अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है। इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, क्या दिया हुआ, with progressive increase in the atomic number, with progressive increase in the atomic numbers, the reduction potential of the halogens decreases, thus the oxidizing power also decreases. Hence a halogen with a lower atomic number will oxidize the halide ions of higher atomic numbers and therefore will liberate them from their salt solution। ओके, यहाँ से दिया हुआ। अगला देखिएगा, असर्सन रीजन का क्वेश्चन फिर से आ गया है। अगर आप देखें क्या गया, असर्सन रीजन का क्वेश्चन फिर से आ गया, देख सकते हैं क्या दिया हुआ, यहाँ से देखिएगा क्या दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ जिंक इज यूज इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। असर्सन बिल्कुल सही है। इसके पिछली वाली वीडियो में गैल्वेनाइजेशन क्या होता है मैंने बहुत ही ढंग से समझाया हुआ, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ये बहुत ही ढंग से समझाया हुआ, ठीक है। तो बोला गया कि जिंक इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, its coating on iron articles increase their life by protecting them from the rusting। वेरी गुड, ये दोनों का दोनों क्या है, सही है, यह दोनों का दोनों क्या है, सही है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें मेटल स्पेशली आयरन और स्टील की बनी हुई चीज़ों पे जिंक की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है, जिससे यह रस्टिंग से क्या कर जाता है, बच जाता है। कौन, आयरन या स्टील की बनी हुई चीज़ें। तो बिल्कुल सही है, दोनों क्या है, दोनों सही है। ओके, दोनों के दोनों क्या है, सही है, दोनों बात सही है। यहाँ से देख लीजिए गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल का यूज़ किया जाता है, जिंक का किया जाता है। आप यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल बी फॉर्म, ठीक है, विल बी फॉर्म एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, फास्फोरस और Cl इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो फटाफट मैं क्या कर देता हूँ, अच्छे से इसका आंसर मैच करा देता हूँ। ओके, बाकी इसका रिजल्ट मैं आपको ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, दे चुका हूँ, कौन किसने कितने नंबर पाए हो सबको पता है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ अगला क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस, सो फास्फोरस एंड Cl कैन फॉर्म द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आगे बढ़े, अगला देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, अभी इसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसी से रिलेटेड भी अगला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं सॉल्युबल होंगे किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। चेक करो फिर से देख लो, आयनिक आयनिक कंपाउंड्स आप लोग फिर से देख लो, आयनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। इसको रट लो भाई लोग, रट लो। आयनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होंगे, आयनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। फिर से देखो, आयनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। फिर से देखो, ठीक है। फिर उसके बाद आयनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होंगे, तो नॉन पोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पूछा जाए कहाँ सॉल्युबल होंगे, तो आप बताएंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब आपको समझ में आ गया, आयनिक कंपाउंड कहाँ सॉल्युबल है, पोलर सॉल्वेंट में।
ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ सॉल्युबल है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब आपको समझ में आ गया होगा। यस, वेरी गुड। यहाँ से फिर से आपको एक्सप्लेनेशन वही मिल जाएगा जो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, बस बात खत्म। अगर ये आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ दिया हुआ, यहाँ से आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन है यहाँ से, विच वन ऑफ द मेथड गिवन इन द कॉलम फर्स्ट इज अप्लाइड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स गिवन इन द कॉलम सेकेंड। ओके, यहाँ से दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 3 से 4 मेथड दिए हुए, और किस मेथड का यूज़ किस तरह के एलिमेंट को निकालने में किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में कौन सा दिया हुआ? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से कौन सा एलिमेंट निकाला जाता है? रिडक्शन विद कार्बन से कौन सा एलिमेंट निकाला जाता है? रिडक्शन विद ठीक है, एल्यूमिनियम से कौन सा एलिमेंट निकाला जाता है? तो अब आपको यहाँ से मैं बता दूँ, यहाँ से ए में थर्ड हो जाएगा, ए का कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ए में ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। ए का थर्ड कौन सा? सोडियम। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से चेक करो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से कौन सा निकाला जाएगा? सोडियम निकाला जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से कौन सा निकाला जाएगा? सोडियम निकाला जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड से यहाँ से ए से कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। यानी कि ए से कौन सा ऑप्शन जा रहा है? थर्ड और सेकेंड जा रहा है। ठीक है, कौन सा जा रहा है? थर्ड और सेकेंड। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से कौन सा एलिमेंट निकाला जाएगा? सोडियम निकाला जाएगा और एल्यूमिनियम निकाला जाएगा। ठीक है, क्या निकाला जाएगा? सोडियम और एल्यूमिनियम निकाला जाएगा। देखिए कंफ्यूज ना करें आप, यहाँ से क्या निकाला जाएगा? ए का थर्ड, ए से ए का थर्ड और फर्स्ट है, बी का सेकेंड और फोर्थ है। तो अब आप देख लो सेकेंड एंड फोर्थ, बी के लिए कौन सा है? सेकेंड एंड फोर्थ। बी के लिए रिडक्शन विद कार्बन, रिडक्शन विद कार्बन से कौन सा निकाले जाएंगे? तो सेकेंड कौन सा हो जाएगा? जिंक। और फोर्थ कौन सा हो जाएगा? आयरन। यानी कि क्या हो जाएगा? जिंक और आयरन। अच्छा, ए से कौन सा था? तो ए से कौन सा है? तो आपको बताया गया थर्ड और फर्स्ट, और बी से कौन सा है? सेकेंड और फोर्थ। अब आपको आ गया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से कौन सा है? एल्यूमिनियम है, और कौन सा है? सोडियम है। रिडक्शन विद कार्बन से कौन सा है? रिडक्शन विद कार्बन से है आपका, अभी बताया गया, आयरन है और जिंक है। बाकी आपका कौन सा हो जाएगा? जो बचेगा उसका आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, सी से कौन सा हो जाएगा? छठा और पाँचवा। सी से कौन सा हो जाएगा? छठा और पाँचवा। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए क्या दिया हुआ? इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से कौन से मेटल ऑब्टेन किए जाते हैं? एल्यूमिनियम और सोडियम। रिडक्शन विद कार्बन से जिंक और आयरन। रिडक्शन विद एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम एंड क्रोमियम। ओके, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था अब आपको देख सकते हैं, यहाँ क्या था? विच वन मेथड इज यूज्ड, विच वन इज द मेथड गिवन इन द कॉलम फर्स्ट सेकेंड, और उसको क्या करना? मैच करना। क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से कौन सा मेटल निकाला जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से सोडियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, रिडक्शन विद कार्बन से कौन सा? आयरन और जिंक। फिर उसके बाद रिडक्शन विद एल्यूमिनियम से कौन सा? तो मैग्नीशियम और क्रोमियम। अब आपको तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा, आगे क्या दिया हुआ? लास्ट प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इज, क्या हो सकता है? रिफाइनिंग दिया हुआ। यानी कि रिफाइनिंग होता है। मेटलर्जी में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, मेटलर्जी में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उसकी सबसे लास्ट प्रोसेस कौन सी होती है? उसकी सबसे लास्ट प्रोसेस जो होती है रिफाइनिंग होती है। और रिफाइनिंग के बाद क्या मिल जाते हैं? प्योर मेटल मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? प्योर मेटल मिल जाते हैं। ओके, यहाँ से आप इसका सोल्यूशन क्या कर लीजिएगा, देख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया, सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर दिए? सॉल्व करा दिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नए थे वीडियो को, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को ज्वाइन करें। एग्जाम से पहले तक एक एक चैप्टर के कम से कम 500 क्वेश्चन में क्या कराने वाला हूँ? सॉल्व कराने वाला हूँ। और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस तो आप देख ही पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि मैं आपको क्या देने वाला हूँ? टारगेट देने वाला हूँ। तो पहले आप 89573866 पे मुझे मैसेज करें और अपनी क्लास के साथ, अपने नाम के साथ, फिर मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ को आप इससे जुड़ कैसे सकते हैं। याद रखिएगा, टेस्ट में आपको आपकी रैंक बताई जाएगी कि कितने स्टूडेंट ने टेस्ट दिया और आप वहाँ पर उन स्टूडेंट में किस नंबर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है, अगर आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करके बताइए। अच्छे अच्छे मैसेज लिखिए,
ताकि मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।